नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवास से ही बोल रहा हूँ, भगवती इनक्लेव से, उन्हीं का प्रतिनिधि स्वरूप हो करके। ऐसा है कि कल जो हमने बताया था आपको ग्रहण के बारे में, वो सामान्य पारंपरिक नियम के भीतर ही मैंने उसको बताया। कण की जब कुछ बोली जाती है तो सिर्फ कुछ बोल देना है, इसे नहीं बोली जाती है। आई मस्ट गिव यू द लॉजिक व्हाई आई एम टेलिंग सो। और ये सारे के सारे जो लॉजिक हैं वो बिल्कुल ज्योतिषीय गणना के हिसाब से होते हैं। सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण ये ज्योतिषीय ग्रह हैं। जब चंद्रमा ना दिखे तो चंद्र ग्रहण, जब सूरज ना दिखे तो सूरज ग्रहण। अब सूरज और चंद्रमा और सारे ग्रह सब तो ज्योतिष के अंदर में ही आते हैं, तो इसके सारे नियम हैं। मैं अपनी ओर से कुछ बोल दूं तो आइदर आई एम ए फूल और आई डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर गॉड्स लैंग्वेज। इसलिए हमने तीनों विधि कल लगाया था आपको बताने के लिए, अष्टक वर्ग, नक्षत्र सिद्धांत और राशि सिद्धांत, तीनों को लगा करके जो सामान्य चंद्रमा से पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर क्या रिजल्ट होता है, उसी तरह से हमने आपको बताया, जो लगभग सही आएगा आपको। आज थोड़ा सा मैं जरा सा एडवांस करके बोल रहा हूँ। प्लीज़ जो सीखना चाहते हैं वो थोड़ा सीखिए। नई चीज़ है। कोई एस्ट्रोलॉजर अपने, जैसे ये जो चीज़ है मेरी अपनी चीज़ है। आई टेल यू, आई हैव नॉट इवन गिवन टू माई सन। अब दूरी इतनी हो गई कि वो दिल्ली में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, तो इस विषय में हम लोग सिर्फ चर्चा भर करते हैं। प्रैक्टिकली उनको हमने अनुभव नहीं कराया, थ्योरेटिकली ही नोज इट। तो अब चूंकि ये ग्रहण यहाँ लग रहा है तो ये प्रैक्टिकल बात हो गई है पूरे भारतवर्ष के लिए। 6 ग्रहण तो लगे इस बार, लेकिन जब भी गणना होती है हम लोग प्रतिपदा, अमावस्या बीत जाती है तो चांद बढ़ने लगता है, और फिर जब पूरा हो गया बड़ा तो चंद्र पूर्णिमा हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा घटते 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 ये 0 हो जाते हैं, अमावस्या हो जाता है। जो चंद्रमा का बढ़ना और घटना, ये मुख्य घटना होती है। तो जिस दिन 21 तारीख है, 21 तारीख को 21 जून को अमावस्या है, और इस दिन सूरज ग्रहण लग रहा है। अब सूरज ग्रहण मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होते हैं, कितने दिनों के बाद लौटते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है। अब जस्ट रेफर दिस, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए कि ये कब लौटते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसको जानना चाहिए कि सारे जो ग्रहण हैं, ऑलमोस्ट सभी ग्रहण, वो जैसे मैंने कल बताया 18 साल 11 महीने 7 घंटे और 43-44 मिनट है। उसके बाद ये फिर लौट के आ जाता है। कहाँ रख देता हूँ, याद नहीं पड़ता है। 18 वर्ष 11 महीना 7 घंटे और 43 मिनट पर फिर लगता है। इसको नोट कर लीजिए। आपको मान लिया आप अभी 22 साल के हैं, 20-22 साल के हैं, तो उसमें 18 साल अभी जो ग्रहण, सूरज ग्रहण देख रहे हैं,
इसमें 18 वर्ष 11 महीना 7 घंटे 43 मिनट जोड़ दीजिएगा तो यही ग्रहण फिर लगेगा। सो यू कैन स्टिल प्रोडिक्ट बिफोर ए पंचांग। बहुत सारी चीज़ें ऋषियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग के हाथ में थमा दी। तो कल जो पारंपरिक हमने जो बताया था उससे भी अति पारंपरिक, उससे भी पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आधुनिक तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर 6, 7, 8 क्लास के बच्चे सभी कोई मालूम होता है ग्रहण है, ये छाया है, उपछाया है, वगैरह वगैरह। तो इसमें देखिए, ये मेष राशि है, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, यहाँ पर है कन्या राशि, ये 6, ये है तुला राशि और ये है 8 वृश्चिक राशि। तो पहला जो ट्रायंगल होता है वो मेष राशि और ये 12 नंबर, मीन राशि और यहाँ 8 नंबर। तो 1, 12 और 8, या 1, 8, 12, ये एक ट्रायंगल हुआ। तो मेष राशि मीन राशि को देख रहा है, मेष राशि वृश्चिक राशि को देख रहा है, या वृश्चिक राशि पर रहा हुआ कोई ग्रह मीन को देख रहा है, मेष को देख रहा है। कहीं पर मीन में कोई ग्रह हो तो वो मेष को देखेगा और वृश्चिक को भी कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ग्रहों की दृष्टि देखते हैं, जैसे मंगल 4, 8, 12 को 4, 8, 7 को दृष्टि देते हैं, यहाँ पर ये वो दृष्टि की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दृष्टि है ये ट्रायंगल्स ऑफ राशिस। राशि भी अपनी दृष्टि देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मदारी के साथ बंदर उनके गले पर चढ़ करके आता है, कांधे पर चढ़ करके आता है, हम लोग के घर में खेल दिखाता है मदारी। तो जहाँ जहाँ मदारी जाता है बंदर भी उनके कंधे पर चढ़ के चला जाता है। उसी तरह से राशि की दृष्टि जहाँ होगा, जैसे ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि में शुक्र है, तो ये शुक्र तुला को भी देख रहा है, स्वग्रही दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। यही शुक्र 11 नंबर को देख रहा है जो इनके मित्र की कुंडली है। तो ये वृषभ शुभ है, कुंभ शुभ है और तुला शुभ है। लेकिन मिथुन राशि में देखिए सूरज है, बुध है, चंद्रमा है, राहु है और इनके सीध में 10 नंबर है राशि। तो मिथुन राशि मकर राशि को देख रहा है, मकर राशि कन्या राशि को देख रहा है, कन्या राशि फिर सूरज बुध चंद्रमा को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ी वो गुरु, शनि, सूरज, बुध, चंद्रमा, राहु। 9 नंबर के केतु की दृष्टि पड़ी 4 नंबर पर और 9 नंबर के केतु की दृष्टि पड़ी 6 नंबर पर। ये राशियों के दृष्टि के द्वारा ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और दूसरा थ्योरी क्या है कि क्रूर ग्रह जब सौम्य ग्रह को देखते हैं तो सौम्य ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। जैसे यहां पर गुरु तो है सौम्य ग्रह, नीच भंग राजयोग हो करके यहां पर हम लोग देख रहे हैं ना, गुरु का नीच भंग राजयोग हो गया इसलिए कि शनि इसी घर में है। तो गुरु तो शुभ है, लेकिन ये शनि के द्वारा पीड़ित है, ये राहु के द्वारा पीड़ित है, तो 10 नंबर पीड़ित है। अब 10 नंबर जिन जिन एरिया को इंडिकेट करेंगे, वर्ल्ड के जिस जिस भाग को, चाइना को, रूस को, एशिया के बहुत सारे प्रांतों को,
ये 10 नंबर जिसको जिसको बांग्लादेश, भारतवर्ष सबको ये प्रभावित करेंगे। कौन? तो चंद्रमा, राहु, सूरज, बुध, ये चारों मिलकर के इसको प्रभावित करेंगे। और यहाँ पर गुरु पीड़ित तो है। तो 3 नंबर जहां जहां जिस जिस देश को ये रिप्रेजेंट करेगा, वहां वहां इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सूरज ग्रहण का प्रभाव उसमें अधिक पड़ेगा। इस सिस्टम को थोड़ा समझना चाहिए। ये सिस्टम बहुत लाजवाब चीज है। इस सिस्टम में क्या है कि हम लोग का अब भारतवर्ष का जो मध्य है, कच्छप स्वरूप पृथ्वी की परिकल्पना की थी। तो भारतवर्ष के मध्य में नागपुर मान लीजिए, एक अंदाज रख लीजिए कछुए को, और देखिए कि ये सूरज, बुध, चंद्रमा, राहु कहाँ पड़ रहे हैं। मिथुन राशि पड़ेगा, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को पड़ेगा। तो भारतवर्ष के मध्य को रख करके उसके नीचे साउथ और ईस्ट, वहाँ पर थोड़ी तकलीफ ज़्यादा पड़ेगी भारतवर्ष के। ये अपने से बनाइए, ये भारतवर्ष है। तो ये मध्य हुआ, तो यहाँ से ये साउथ हो गया, और ईस्ट वाला ये पोर्शन है तो इधर साउथ ईस्ट। अब नक्शे में यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने शहर हैं वो झंझट में पड़ेंगे। और भारतवर्ष को यदि लेते हैं तो भारतवर्ष से भी साउथ ईस्ट चलिए इधर, जो सब ये तो समुद्र है, समुद्र के इस पार देखिए कौन सा शहर है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सब शहर भी प्रभावित हो जाएगा इस सूरज ग्रहण से। और जहाँ जहाँ सूरज ग्रहण दिख रहा है वहाँ का भी साउथ ईस्ट पोर्शन प्रभावी हो जाएगा। जैसे चीन में पड़ रहा है तो साउथ ईस्ट प्रभावी हो जाएगा, अमेरिका में पड़ रहा है तो साउथ ईस्ट अमेरिका प्रभावी हो जाएगा, वहाँ दिक्कत पड़ेगा। भारतवर्ष का है तो बताया साउथ ईस्ट प्रभावी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ, किस किस शहर में, किस किस गांव में, किस एरिया में ये प्रभावित कर सकता है। चाहे आंधी तूफान चले, चाहे वायु उपद्रव हो, चाहे ठनका गिरे, चाहे भूकंप हो, कुछ भी विपत्ति हो, ईश्वरीय विपत्ति आ जाए, वो सब कहाँ कहाँ होगा, तो ये सब जगहों में होगा। ये प्राचीन पद्धति है। बराहमिहिर 505 ईसा पूर्व जन्म लिए थे और उस समय उनका ये बृहद संहिता बहुत पुराना 505 ईसा पूर्व। तो ये सिस्टम बहुत पुराना है और सटीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ित 3 नंबर है और 10 नंबर है। तो 3 नंबर और 10 नंबर में कौन कौन से देश आते हैं मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 3 नंबर में मतलब ये जो एरिया है, देखिए जहाँ पर चंद्रमा रहते हैं और सूरज रहते हैं, जहाँ पर ग्रहण लगता है उसको मर्म स्थान बोलते हैं। सो ये मिथुन राशि इज दी मर्म स्थान, और मृगशिरा जो नक्षत्र है वो एपिसेंटर बोल सकते हैं आप उसको। तो मिथुन में हुआ कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इजिप्ट, त्रिपोली, इटली, लेबनान, अमेरिका, यूएसए, लंदन। भारतवर्ष में हस्तिनापुर, दिल्ली, कपूरथला, पूर्वी पंजाब, जलगांव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उधर देख लीजिए। और भारतवर्ष में फिर यदि नीचे की ओर देखना चाहेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। और मकर राशि ये भी प्रभावित हो रहा है, ये सारे ग्रह मिलकर के इसको भी तो देख रहे हैं। मकर राशि, तो मकर राशि हुआ
भारतवर्ष, चीन, बांग्लादेश, बॉर्डर क्वारल्स, सीमांत झगड़े, सीमा के झगड़े होते हैं नॉर्थ में, स्कॉटलैंड, मैक्सिको, मोरक्को, ग्रीक, पश्चिम अफ्रीका, एशिया और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, इलाहाबाद, पंजाब, ये सब देश हुए इधर के। और वो 5 शनिवार होने के कारण जो हमने बताया था, उसमें बताया था रसिया, मंगोलिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, यूरोप, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान में बम विस्फोट हो, वायु दुर्घटना हो, अग्निकांड हो, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक हमने सिस्टम बताया आपको, पुराने समय का जो सिस्टम है, इसको जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटा है। ये पहला ट्रायंगल हुआ 1, 12, 8, फिर यहाँ से 2, 12 है तो 11 कर दीजिए, 8 है तो 7 कर दीजिए, फिर 2 के बाद 3 है तो यहाँ 11 के नीचे 10 कर दीजिए, ठीक है, और नीचे वाला 8 के नीचे ये 7 हो गया। तो ऐसे करके 4 ट्रायंगल बनते हैं जो ओवरलैप करते हैं। अब इतना तो हमको मालूम हो गया कि कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा। अब भारतवर्ष में दृश्य है तो भारतवर्ष के भी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में ये दृश्य है, और कुछ जो बॉर्डर लाइन है समुद्र के किनारे पर, वहाँ भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आ गई कि स्पेसिफिकली व्हिच इज द एरिया। 3 नंबर में ही ग्रहण लग रहा है, तो 3 नंबर का जो क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र आएंगे जो हमने आपको पढ़ के बताया अभी। 3 नंबर का जो क्षेत्र है, 3 नंबर के क्षेत्र हुए कनाडा, इजिप्ट, इटली, अमेरिका, यूएसए, लंदन, हस्तिनापुर, दिल्ली, कपूरथला, जलगांव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 3 नंबर इज़ वेरी डेंजरस, और 10 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस, कारण कि इतने पाप ग्रहों की दृष्टि भी तो यहाँ पड़ रही है। तो 10 नंबर भी हमने आपको बताया कहाँ कहाँ पड़ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। चीन, बांग्लादेश, बॉर्डर क्वारल्स, स्कॉटलैंड, मैक्सिको, मोरक्को, ग्रीक, पश्चिम अफ्रीका, एशिया, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, इलाहाबाद, पंजाब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन बांग्लादेश वगैरह आ जा रहा है। तो वी कैन लोकेट हियर the areas, the countries, the inside India, we can locate कहाँ पर ही पड़ने वाला है। और ये कंकणाकृति है, कंगन के ऐसा, हमने जैसे बताया चूड़ी के ऐसा, कंगन के ऐसा। तो सूरज ग्रहण जब देखेंगे, ये मैंने क्या है मना किया मत देखिए इस बार, कि वो पूरा किनारा छोर से जो प्रकाश निकल रही है वो आपको लाइट दिखाई देगा, और बीच वाला सारा अंधेरा रहेगा, एज इफ इट इज़ अ गोल्डन रिंग, डायमंड रिंग है जो चमक रहा है और बीच में आपके हाथ में शोभा दे रहा है। बहुत बढ़िया, बचपन में हमने पढ़ा था, मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति कर। कंगन जो है वो सुंदर है और कलाई भी बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो कंगन जब हाथ में आ जाता है, सुंदर हाथ में आ जाता है, तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है। सेम वे में श्लोक है, जस्ट आनंद के लिए पढ़ दे रहा हूँ। पयसा कमलम कमलेन पया, पानी से कमल की शोभा होती है और कमल से तालाब की शोभा होती है। पानी की शोभा होती है। पयसा कमलेन विभाति सरह, सरह मने तालाब। तो जिस तालाब में पानी हो और कमल हो तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो ठीक इसी तरह से जो कंकणाकृति जो ग्रहण लगा हुआ है वो बिल्कुल चमकीला सा है, ऐसा चमकीला है, और बीच में ये काला सा है, तो आपको लगेगा कि किनारा किनारा चमक रहा है। तो ये एक
बड़ा सुंदर सी आकृति होती है, इसलिए इसको ऋषियों ने नाम दिया कंकणाकृति खग्रास, मतलब पूर्ण ग्रहण। तो आप लोकेशन मालूम हो गया, राशि जिस पर लगता है वो लोकेशन है, और चंद्रमा से समय मालूम होता है कि कब ग्रहण लगेगा। देखिए, मैं बहुत बड़ा रहस्य आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर से बताता नहीं है। The Rashi upon which this Grahan takes place indicates the area, and moon indicates the timing. अब ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा हूँ, पहले आप सुलझाइए कि टाइमिंग कैसे निकाला जाए। चंद्रमा तो 2-2 घंटे में 1-1 डिग्री चलते हैं ना, 2 घंटे में 1 डिग्री चलते हैं, इसलिए 12 घंटे में 24 डिग्री चल जाते हैं। एक दिन एक नक्षत्र खत्म हो जाता है। तो हाउ टू कैलकुलेट, सोचिए, ऋषियों क्या ये कमाल है। तो हमने ये 2 चीज जान ली, लोकेशन जान लिया, चंद्रमा से टाइम जान लिया, और कुछ रूल है बना हुआ कि ये ग्रहण लगेगा तो कहाँ कहाँ कष्ट होगी, और यदि भूकंप है तो कहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा एट द सेम टाइम। तो पहला तो ऋषियों ने कहा कि भूकंप जो है या तो पूर्णिमा के दिन होगा या अमावस्या में होगा, या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। मेरे हिसाब से तो 72 घंटे पहले, 72 घंटे बाद में, 6 दिन का इधर, 12×6 = 72, तो 6 दिन अमावस्या या पूर्णिमा के पहले और 6 दिन अमावस्या पूर्णिमा के बाद तक यदि भूकंप हो तो ये झटका देता रहता है। तो हम ये भी जान गए कि तिथियों में कब होता है, पूर्णिमा से 6 दिन पहले, 6 दिन बाद, अमावस्या से 6 दिन पहले बाद। ये जोन है, इट इज़ ए रेंज, इसमें भूकंप आ सकता है। तो बराबर ऐसा 72 डिग्री आगे पीछे में भूकंप हो, ऐसी बात नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सूरज, बुध, चंद्रमा, राहु से शनि और गुरु षडाष्टक हैं। सूरज को पृथ्वी मान लीजिए, तो स्लो मूविंग प्लैनेट शनि इस पृथ्वी से डेथ हाउस में 6-8 के रिलेशन में है, और गुरु भी 6-8 के रिलेशन में है, नीच भंग राजयोग करके। यस, तो ग्रेविटेशनल पुल जो आकाश में 9 ग्रहों का लगा हुआ है, उसमें कुछ छेड़छाड़ तो हो रही है, या तो 6 हो या 212 हो। तो यहाँ पर शुक्र भी 212 है, सूरज, बुध, चंद्रमा, राहु से शुक्र भी 212 है, इससे ये दूसरा, और यहाँ से ये 12। तो दोनों चीज मेटलाइज कर रहे हैं, 2 रूल मेटलाइज कर रहे हैं। तीसरा रूल है कि पाप ग्रह केंद्र में अधिक आ जाएं, जैसे मंगल है, सूरज है, चंद्रमा है, राहु है, बुध, विष्णु भी पापक ग्रह हो गए, और केतु भी यहाँ है। तो केंद्र के 3 जो ग्रह हैं सभी पापक ग्रह युक्त हो गए, और इनकी 4थी दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 8वीं दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। तो सूरज, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, इतने सारे ग्रह एक दूसरे को झकझोर कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। जैसे स्कूल बच्चे जो लोग स्कूल में लाइन लगाते हैं तो धक्का धुक्की करते रहते हैं ना, ठीक वैसे सारे ग्रह आकाश में छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ के इधर से इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। तो ग्रेविटेशनल पुल में गड़बड़ी आ जा रही है। पृथ्वी स्लो मूविंग प्लैनेट, गुरु सबसे विशाल ग्रह, ये हिला रहा है। तो इधर एक इंडिकेशन पड़ रहा है कि हाँ ये संभव है, और टाइम
तब हम लोग पकड़ेंगे अच्छा ये पूर्णिमा है तो 6 दिन पहले 6 दिन बाद हो सकता है। देखिए यहाँ झारखंड में भी कुछ हुआ, कर्नाटक में हुआ, 2-3 बार और भी हिल गया। अभी धरती हिलती रहेगी जब तक ये जून में जब गुरु यहाँ चले जाएंगे, जब गुरु यहाँ चले जाएंगे तब थोड़ी सी स्थिति सामान्य होगी। लेकिन फिर जैसे ये सूरज 4 में चले जाएंगे तो फिर षडाष्टक हो जाएंगे ये। तो विपत्ति तो भारी आई हुई है ग्रहों की आकृति से। मैं जो बोलता हूँ ना, आकाश ठीक नहीं है, आज भी बोल रहा हूँ आकाश ठीक नहीं है, आकाश ठीक नहीं है। तो एक जो कॉमन चीज़ होता है, जैसे शादी ब्याह का समय आ गया तो चलो हाथ पीले कर दो, मुक्ति तो हो गई लड़के और लड़की से, नहीं कीजिएगा। आकाश एकदम गड़बड़ है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन में पटेगा नहीं, बड़ी विकट स्थिति आ जाएगी। और ये 4 महीना की तो बात है, कोशिश कीजिए 4 महीने तक नहीं हो। अभी 3 घंटा है तो 3 महीना तो पक्का, और 25 दिन है तो 25 दिन, इसमें 15 दिन हो गए, 25 दिन और समझ लीजिए, तो 15 दिन से इसमें और 5 दिन, तो 12 दिन हम मान ले, 3 महीना 12 दिन। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इसको 4 महीना मान के चलिए, 4 महीना मान के चलिए। थोड़ा सावधान रहिए। देखिए पुरानी सिस्टम से हम लोग कितनी चीज़ पकड़ रहे हैं। अब 9 नंबर भी प्रभावित है। 9 नंबर का हमने वर्णन नहीं दिया है, और 9 नंबर भी कुछ एरिया, कुछ विदेशों में जो शहर हैं और यहाँ पर जो है वो सभी आएंगे। 9 नंबर जनरली बोलते हैं ये नॉर्थ वेस्ट को, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो भारतवर्ष के नॉर्थ और वेस्ट और सीमांत प्रदेश तो थोड़ी सी झड़प वगैरह हो सकती है, झंझट हो सकती है। और ये युद्ध का ये पीरियड हो जाता है। षडाष्टक जब ग्रह आ जाते हैं तो ये युद्ध का पीरियड जनरली हो जाता है। एक्चुअल लग्न से, किसी भी एक्चुअल लग्न से, जैसे चंद्र ग्रहण का एक्चुअल जो जिस समय है उस समय से गिनती कर रहे हैं तो है, लेकिन जिसमें ग्रहण लगा उस समय तो सिंह लग्न था, आकाश में उदय हो रहा था। सिंह लग्न, लगन तो ये था, सिंह लगन था। तो सिंह लग्न से भी अष्टम देखेंगे, यहाँ से 7, 8, 8 में भी मंगल है, 8 में भी मंगल है। और मंगल पाकिस्तान का भी लग्न है। नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन हमारे शत्रु राष्ट्रों का भी ये लगन है। तो हमारे जो भारतवर्ष की कुंडली है वो वृषभ की है, तो 2, 3, 4, 5 हमारे सुख के घर में पड़ेगा। तो हाँ, ये सोने नहीं देंगे, चैन की नींद हमको सोने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान अपने को भी मारेंगे, अपने भी मरेंगे, और चाहेंगे हम भी मर रहे हैं तो चलो अगले को भी मार दो। ऐसी स्थिति संभव है आकाश की। तो हमने इसको संघट चक्र बोलते हैं इसको। संघट चक्र के जरिए हम लोगों ने इसको भी समझा भी, और साथ ही साथ हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो मंगल है 11 नंबर में, तो यहाँ मंगल है। ये मंगल तो अकेला पड़ा हुआ है, शुक्र के साथ है, तो मंगल शुक्र को तकलीफ दे रहे हैं। तो एक्चुअली शुक्र जो सोग्रही होकर के यहाँ पर अकेले पड़ा हुआ है, और यहाँ से तीसरा है, तो दिखता है शुक्र तो सात्विक है, बिना छेड़छाड़ के हैं, शुक्र को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है। संघट चक्र में देख रहे हैं कि ये शुक्र जो है इसको मंगल पीड़ा दे रहा है, डैमेज कर रहा है। तो 4 ग्रह बहुत डेंजरस होते हैं। सूरज, चंद्रमा, बुध और शुक्र जब पीड़ित हो तो निश्चित भारतवर्ष में बहुत झंझट होता है।
और आकाश में भी झंझट होता है, आकाश में भी झंझट होता है। तो स्थिति नाजुक है, स्थिति नाजुक है। मैं नहीं कह सकता क्या क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी उपद्रव हो सकता है। एक उपद्रव क्या कम था, जो महामारी फैली, महामारी बंद हो चुकी थी, ये 2 बार खुली। एक बार कुछ विदेशी व्यक्तियों के द्वारा और एक बार हमारे जो प्रवासी लोग हैं उनके द्वारा। अब ये तो घटनाक्रम है, इसमें तो कोई आप ओपिनियन नहीं दे सकते हो, लेकिन कारण तो ये है, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, आप बीमार हो तो रोग तो वहाँ चला जाएगा और नया चीज़ मिलेगा तो वो बहुत जल्दी अटैक करेगा उसको, तो संख्या बढ़ गई। लेकिन ये सत्य है कि ये निकल चुका है, इसके वैक्सीन निकल चुके हैं। ये सब किसी का जादुई करिश्मा है कि उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। जब मैं बना लूँ और मेरी दवाई जब मार्केट में आ जाए और मैं प्रसिद्ध हूँ, तो जब मैं अरब खरब कमा लूँ तो बाकी सब ये भिखमंगे सबके जो दवाइयाँ हैं वो चले। यही थ्योरी है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से बोल रहा हूँ, नहीं तो इतना जोर से कैसे बोलूँगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 2 राष्ट्र के पास वैक्सीन है, शुरू से बोल रहा हूँ, जिसमें भारतवर्ष भी है। तो हमारे यहाँ तो WHO हैं, वो जब तक अनुमति ना दें हम लोग हिल नहीं सकते हैं। हमारे आयुर्वेद दवाई ये लोग के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन एलोपैथिक दवाई है तो उसमें WHO भी हल्ला करता है। अब ये सब हम लोग की सीमा से बाहर है, शक्ति सामर्थ्य से बाहर है। चमगादड़ तो शुरू से थे, आज भी हैं। किसी को दोषारोपण क्या करना। कोई आदमी यदि कुत्ते को 20 अंगुलियां हैं ना हाथ में, चारों पैर में ला करके यदि 20 नाखून है, तो हम लोग बोलते हैं वो कुत्ता विषाक्त है, विषाहा है। 20 नाखून है मतलब उसके अंदर में पॉइजन है। वो यदि किसी को काटेगा पागल हो करके तो आदमी पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब कुत्ता खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि 18 उंगली 19 उंगली कैसा है। इफ़ इट इज़ लेस देन 20 तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, खरीदते हैं उसको। ये सब जानकारी नहीं होगी बहुत सारे लोग जो शहर में पले पढ़े और जिनको इसका ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये संघट चक्र बहुत ज़रूरी है, इसके द्वारा हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये मंगल देखिए, मंगल यहाँ पर अकेला है, शुक्र भी अकेला है, न ये इसको छेड़ रहा है न ये इसको छेड़ रहा है, लेकिन संघट चक्र में दिख रहा है कि मंगल शुक्र को ही छेड़ रहा है और कोई ग्रह शुक्र को नहीं छेड़ रहे हैं। तो शुक्र भी गए। तो 4 ग्रह जब पीड़ित होते हैं, सूरज चंद्रमा, सूरज माने पृथ्वी यहाँ पर हो गया, सूरज चंद्रमा बुध और शुक्र जो पृथ्वी के चारों ओर रहते हैं, ऐसे ग्रह, ये आपको भूकंप देने की बात बोलते हैं। तो इसका रेंज बहुत बड़ा है, इसका रेंज बहुत बड़ा है। इस बार जो भूकंप होगा उसका रेंज बड़ा है। और जैसे हमने जिन राशियों को कहा है वो लोग थोड़ा सावधान हो जाएं, कारण कि ये ऑर्डिनरी नहीं है। बहुत सारा जो रेंज में आया है, हमने कहा कि ये पूरा ये विपद जोन में आ गया। गुरु भी विपद जोन में आ जा रहा है। मंगल राहु गुरु विपत्ति जोन में आ जाता है। गुरु का नक्षत्र भी विपत्ति जोन में आ जा रहा है। सो आँख से तो कोई ना देखें, कम से कम मंगल के नक्षत्र वाले ना देखें, वृश्चिक वाले भी ना देखें। जैसे हमने कहा है कि जिनको हानि हो रही है, कल जैसे बताया, वो लोग आँख से ना देखें। 2 घंटे 3 घंटे के तो सवाल है, खाना पीना भी बंद कर दें। सूतक पहले से लग जा रहा है। 20 तारीख के रात में
10:30 बजे के औने पौने से सूतक लग जाता है। सूतक क्या है, कोई ग्रहण लगने लगता है तो दो रश्मियाँ चंद्रमा और सूरज की, वो पृथ्वी के छाया से या चंद्रमा के छाया से वो मिल करके घोल बन करके जब वो निकलती हैं, धरती पर आती हैं, तो उस किरणों में जर्म्स बहुत पैदा हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, विषाणु आ जाता है और रोग उत्पन्न होते हैं, रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान न करे कुछ ऐसी वैसी बात हो। मैंने जस्ट इसको राशियों के दृष्टि को मैं इसका महत्व समझाना चाहता था, इसलिए आज मैं स्पेशली कहा कि 2 दिन में लूँगा, इसको बताया। मैं दूसरा कोई और भी जो भूकंप हो चुके हैं उसका भी एग्जाम्पल लेके मैं समझा सकता था, लेकिन मैं नहीं समझा कि इसकी ज़रूरत है। अभी जो हो रहा है उसी को देख के आप समझ लीजिए कि 21 जून से 4 महीना का समय ठीक नहीं है। और जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो रेमेडियल्स चाहते हैं, उनको काली जी की पूजा करनी होगी। कारण कि यहाँ पर मकर राशि में शनि और गुरु हैं, और शनि यहाँ पर अपने ही घर में है, तो ये काले रंग की काली माँ हो गई। और यहाँ जो इसके 9th हाउस में ही भगवान रहते हैं, किसी के भी कुंडली में 9th हाउस में भगवान होते हैं, इस जीवन के भगवान हैं। तो 11 नंबर है, तो मोटा मोटी मान के चलिए, बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ हनुमान जी। तो काली जी और हनुमान जी तो तय हो गए कि ये पूज्य हैं ही, 4 महीने तक ये दोनों तो पूज्य हैं ही। अब इसमें यदि आपके इष्ट देव भी हैं, आपको मालूम है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, यदि मालूम नहीं है तो आपकी जो कुल देवी या कुल देवता है उनकी पूजा कर सकते हैं। तो खास करके जब तक ये ग्रहण लगा हुआ है 3 घंटे 25 मिनट तक तो जरूर पढ़िए। अपने मंदिर में मत खोलिए, जहाँ पर भी आप बैठे हैं घर के अंदर में आराम से बैठ करके इस मंत्र को जपिए। छोटा सा काम है, खाली जिह्वा कौने काम, भजले मनमा राम ही राम। तो जो ये 2 मंत्र हमने कहा, हंग पवन नंदनाय स्वाहा, वो जप लें, या काली जी का मंत्र जप लें, इसी से कल्याण हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तहंदो निनाग्ये जोहार। चूँकि मैं अपने रेसिडेंस से बोल रहा हूँ और हमारे टेक्निकल मैनेजर साहब भी बिजी रहते हैं आजकल, तो मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हमारा हो जाता है, तो मैं कुछ गलती या ढंग से नहीं हुआ हो तो माफ़ी मांग रहा हूँ। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ढुकी रहती हैं, घर का माहौल रहता है ना ऐसा, तो थोड़ी बहुत स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कुछ चीज़ें दिमाग घूमता रहता है। जैसे अभी देख तो रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा है ये सूरज के ऊपर में। 14 तारीख को ये सूरज, आज से 6-7 दिन के बाद ये सूरज उठ करके चले आएंगे यहाँ, कर्क राशि में चले आएंगे। तो ये कर्क राशि में चले आएंगे तो फिर तो ये योग देंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी 10th मकर राशि पर, वहाँ दिमाग घूम रहा है। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं वो सोच रहा हूँ कि वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि से, कर्क राशि छाती है, 10 नंबर का पैर है, यदि कोई रोग है तो क्या हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम के कारण पैर मूव ना करे, पैरालिसिस हो जाए, छाती में तकलीफ हो, दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं हमेशा, तो उसके कारण स्लिप ऑफ टंग हो जाती। मैं एक्सक्यूज़ नहीं मांग रहा हूँ, गलती है। मैंने उस दिन अमावस्या कहा, ये पूर्णिमा करनी चाहिए थी। तो आज यहीं तक। इति शुभम तहंदो निनाग्ये जोहार। सबों को जो जहाँ हैं सबों को वहाँ मेरा नमस्कार। और ये पुराने एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे ऋषियों हैं उनकी एक वानगी है, ये दिखाना चाहता था लोगों को कि कितना डेप्थ था उनको नॉलेज और कितना सरल सुगम उन लोगों ने बना दिया। कहा कि चंद्रमा टाइम को इंडिकेट करेगा और जिस राशि पर लगा है वो एपी सेंटर है, वो क्षेत्र है, वहीं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ नहीं दिखाई देगा वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कारण कि कंबाइंड जो मिली हुई जो रश्मियां हैं, जो उसकी रोशनी है, वो तो आएगी नहीं। रोशनी है। ज्योतिष क्या है? ज्योति, ग्रहों की ज्योति का प्रभाव। जब बच्चा जैसे जन्म लेता है तो 9 ग्रहों की ज्योति पड़ती है उसके ऊपर और परिपक्व हो जाता है। उसी दिन से उसके भाग्य लिखने शुरू हो जाते हैं और छठे दिन जहाँ पर षष्ठी का होता है, छठवें दिन वो संपूर्ण हो जाता है। कहीं पर बरही के 12 दिन तक रखते हैं लोग। तो वो रश्मि, ज्योतिष, ज्योति की कीमत है। तो सूरज चंद्रमा की जब ज्योति छाया बस बहुत अपवित्र हो जाती है, विषयुक्त हो जाती है, उसकी जब छाया धरती पर जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ वो प्रभाव, ज्योग्राफिकल, पर्यावरण संबंधी सारे प्रभाव पड़ते हैं। सत्य है, साइंस आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इसको एक्सेप्ट ही करेगा। करना ही है, कारण कि गलत हो ही नहीं सकता। जैसे लगे हाथ एक और बात बता दूं कि 24 घंटे का 4 प्रहर बांटा गया है। एक दिन का 2 टुकड़ा हुआ। आधा टुकड़ा पहला प्रहर, दूसरा टुकड़ा दूसरा प्रहर। पहला टुकड़ा जो प्रहर है वो वायव्य मंडल है। सूर्योदय से लेके हाफ ऑफ द डे इस वायव्य मंडल। सेकंड हाफ जो होता है वो अग्निमंडल कहलाता है। फिर रात्रि के 2 टुकड़े हुए। पहला टुकड़ा जो है वो इंद्रमंडल कहलाता है और दूसरा टुकड़ा वरुण मंडल कहलाता है। बहुत बहुत बड़ा साइंस है ये, विज्ञान। जैसे वायव्य मंडल है वो 200 योजन तक, धरती से 200 योजन तक ऊपर है। एक योजन होता है 5 किलोमीटर, तो 200 योजन मतलब 1000 किलोमीटर। धरती से 1000 किलोमीटर तक ऊपर जगह है, वायु है। जैसे आज दिखाई दे रहा है ना कि एक जहाज 35 साल के बाद आया, उसमें सारे नरकंकाल हैं, जहाज सुरक्षित, ऑटोमेटिकली लैंड भी किया। तो अपने वायु की जो हमारी हाइट है उससे ऊपर जब चले जाते हैं तो कुछ स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से बाहर चले गए और फिर कौन सा ग्रह उसको खींच करके अपनी ओर झुका लिया, ले लिया, वो एक रहस्य हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे। तो जो वायव्य या वायुमंडल है, उस मंडल के भी 7 अपने नक्षत्र होते हैं, जिसमें मृगशिरा वायव्य मंडल का नक्षत्र है। तो ग्रहण लग रहा है वायव्य मंडल में, अपने नक्षत्र मृगशिरा में, तो ये प्रभाव पक्का हो गया। बहुत सारी थ्योरीज हैं, हर थ्योरी को बोलना उतना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। कुछ आप लोग भी अपने दिमाग को लगाइए। हाउ टू वर्क आउट, कितने किलोमीटर भीतर इसका एरिया है, कहाँ तक से ये प्रभावी हुआ है। समुद्र में कभी कभी होता है तो उथल पुथल हो जाता है, तो समुद्र के सतह से कितना किलोमीटर नीचे एपिसेंटर है। यू कैन वर्क आउट। 4 मंडल है, वायव्य मंडल, अग्निमंडल, वायुमंडल आकाश से ऊपर, अग्निमंडल हो गए जो फायरी जोन जो होता है। पाताल में तो आग है ना, गर्मी है ना, गर्मी है नीचे में। आप खोदते जाओ कुआं में, देखो आप पसीने पसीने हो जाओगे। उसके बाद इंद्रमंडल है, बादलों का, वृष्टि का। वरुण मंडल है जो सागर समुद्र जल का है, और सबका एरिया बटा हुआ है। कभी मौका मिले तो संहिता पढ़िए, बहुत आनंद आएगा, बहुत बहुत आनंद आएगा। पुरानी चीज़ें ऋषियों ने जो दी हैं वो अलभ्य है, दुर्लभ चीज़ें हैं। इसलिए मेरे हाथ एक बार आज से 30-40 साल पहले रावण संहिता लगी थी, लेकिन एक शब्द में कहूँ तो दरिद्रता के अभाव में मैं नहीं खरीद पाया, और आज उसी को ढूंढ रहा हूँ। ओरिजिनल चीज़ मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है। बहुत
बहुत मैंने ढूंढा, नहीं मिल रही। तो बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे नारद संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, तो ये सब जो संहिताएं हैं ना, ये जो ऋषियों ने जो किताबें लिखी हैं उससे भी बहुत पहले की है। जैसे बृहद संहिता जो है, पराशर मुनि के संहिता से बहुत पहले की है और वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे पुराने ऋषियों की वानगी आप देखेंगे ना तो स्तब्ध रह जाएंगे कि वो चीज़ कितना सरलता से उन्होंने आपको दे दिया, जिसको उन्होंने प्राप्त करने में तपस्या करते, मनन करते 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 वृद्ध हो गए होंगे, तब उन्होंने एक चीज़ हासिल की होगी। जय गणेश। सबों को मेरा समुचित प्रणाम, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम इत्यादि।